नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ईडब्ल्यू क्लासेस में। सो फ्रेंड बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपके साथ एक विशेष प्रकार का टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है परिकल्पना मींस हाइपोथेसिस। हाँ फ्रेंड, कर्लिंगर के अनुसार परिकल्पना दो या अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन है और इसी को आज मैं डिटेल से बताऊंगा फ्रेंड। हाँ, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रिसर्च कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हाइपोथेसिस हुआ, ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी चीज मैं डिटेल से बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको टॉपिक पे लेके चलता हूँ फ्रेंड। ठीक, बस बने रहिए आप मेरे साथ। तो फ्रेंड, पहले हम समझेंगे कि ये परिकल्पना है क्या, है ना, हाइपोथेसिस क्या है। बिना इसको समझे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या है पहले इसको समझेंगे हम लोग। ठीक, चलिएगा फ्रेंड। यहां कह रहे हैं परिकल्पना हाइपोथेसिस, ये है क्या, बार बार कहता हूं, कुछ ना कुछ पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए। देखिए, परिकल्पना जो है शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। याद रखिएगा, जो दो या अधिक चरों के मध्य बीच आप कह सकते हैं संभावित संबंध की परीक्षण योग्य भविष्यवाणी होती है या शोधकर्ता के अनुभव, साहित्य समीक्षा और तर्क पर आधारित एक अस्थायी धारणा है जिसका परीक्षण डेटा संग्रह और विश्लेषण से किया जाता है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब कल्पना की परिभाषा क्या है, यहां देखते हैं फ्रेंड, परिकल्पना की परिभाषा क्या है। परिकल्पना की परिभाषा क्या है? परिकल्पना एक स्पष्ट, सटीक और परीक्षण योग्य कथन है। परिकल्पना एक स्पष्ट, सटीक और परीक्षण योग्य कथन है जो शोध समस्या के समाधान की दिशा प्रदान करता है। और उदाहरण के लिए रिवीजन छात्रों के शैक्षणिक, यहां देखिए थोड़ा सा बता दूं मैं आपको क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो रिवीजन है, क्लास में जो हम लोग रिवीजन करवाते हैं, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ये याद रखिएगा, यहां से पूछ सकता है फ्रेंड। क्या है? रिवीजन छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, एक दिशात्मक परिकल्पना है या शोध को वैज्ञानिक बनाती है। जो शोध है उसको वैज्ञानिक बनाती है क्योंकि इसे सिद्ध या असिद्ध किया जा सकता है। सही बात है कि अगर रिवीजन हो रहा है तो बच्चों का जो मनोबल है, उसका प्रदर्शन है, कुछ अच्छा होगा, सकारात्मक होगा कि मैंने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या किया, क्या दिखाया, है ना। तो ये सिद्ध या असिद्ध भी किया जा सकता है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड आपके। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं शून्य परिकल्पना। ये शून्य परिकल्पना क्या है फ्रेंड, याद कर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य परिकल्पना क्या है? जिसको हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस। इसको हम दर्शाएंगे कैसे? H0 या H0 भी कहते हैं इसको, H0 भी कहेंगे आप, है ना। जहां H0 लिखा है इसको H0 भी कहते हैं। याद रखिएगा इतना। यह मानती है कि चरों के बीच कोई संबंध नहीं है। H0 जो है वो मानती है कि चरों के मध्य में कोई संबंध नहीं है। उदाहरण है जैसे छात्र उपस्थित हैं, कुछ छात्र हैं जो कमरे में उपस्थित है या क्लास में उपस्थित है और परिणाम के बीच कोई संबंध नहीं है ना। ये बात भी सत्य है। क्यों भाई? बच्चे उपस्थित हैं और परिणाम का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। इसे अस्वीकार करने पर वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार होती है। अगर आप इसे अस्वीकार करते हैं तो वैकल्पिक परिकल्पना, ठीक है, स्वीकार हो जाती है। अच्छा जी, चलिए, वैकल्पिक परिकल्पना क्या है अब बताता चलूं मैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? जिसको हम H1 या HA से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं। यह शून्य परिकल्पना के विपरीत होती है। जो ये शून्य परिकल्पना है, नल हाइपोथेसिस है, इसके विपरीत होती है, याद रखिएगा। अच्छा जी, और संबंध की उपस्थिति दर्शाती है। जो संबंध है, क्या संबंध है, सारी चीज को बताती है। दिशात्मक परिकल्पना, डायरेक्शनल, है ना, हाइपोथेसिस। अच्छा, इसमें प्रभाव की दिशा निर्दिष्ट करती है। जैसे काफी एकाग्रता बढ़ाती है, जो काफी आप पीते हैं वो क्या एकाग्रता बढ़ाती है, ध्यान को भंग नहीं करती। अच्छा जी, आदिशात्मक परिकल्पना, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है? केवल संबंध बताती है। क्या? केवल संबंध बताती है, दिशा नहीं।
जैसे काफी एकाग्रता पर प्रभाव डालती है, तो क्या एक संबंध है ना, दिशा नहीं है। अच्छा चलिएगा, जटिल परिकल्पना क्या है, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या है, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस दो या अधिक स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच संबंध, दो स्वतंत्र या आश्रित चरों के बीच का संबंध है। अच्छा, जैसे सब्जियां और फल खाने से वजन घटता है और त्वचा चमकदार होती है ना। जैसी बात वैज्ञानिक भी है ये फ्रेंड, कि अगर आप हरी सब्जी खाएंगे और फल खाएंगे त्वचा चमकदार रहेगा, वजन घटेगा। चलिएगा, थोड़ा सा पीछे चला गया यार, एक मिनट। हाँ चलिएगा, यहां क्या कह रहे हैं, परिकल्पना निर्माण के चरण क्या है ना, चरण को देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड। परिकल्पना बनाने के लिए शोध समस्या पहचाने, साहित्य पढ़े। जब परिकल्पना बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शोध समस्या पहचानते हैं। पहले समस्या होनी चाहिए ना भाई, रोड पे गड्ढे हैं, क्यों गड्ढे हैं ना, या बाढ़ आ रहा है, क्यों बाढ़ आ रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं ना। तो आपको समस्या पहले खोजनी है, समस्या क्या है। या मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने एक साबुन बनाया, बिक्री नहीं हो रही मार्केट में, तो समस्या ढूंढेंगे ना भाई, क्यों नहीं बिक रहा है। तो उस चीज के विषय में आप पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, है ना। चर निर्धारित करें, स्वतंत्र और आश्रित चर, जो स्वतंत्र है और आश्रित दोनों को निर्धारित करना है। फिर सटीक कथन लिखें, सही कथन लिखें। यह सटीक, प्रिसाइज, मापनीय होनी चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए, और फल्सिफाइबल, असिद्ध करने योग्य होना चाहिए। अच्छा, असिद्ध क्यों करना है, शोध में H1 H2 आदि के रूप में कई परिकल्पनाएं बनाई जा सकती हैं। शोध में भैया बहुत सारी परिकल्पनाएं हो सकती है, जिसको H1 H2 है ना। आगे चलते हैं, परीक्षण और महत्वपूर्ण त्रुटियां। जो परीक्षण होती है, अभी डिटेल्स नहीं, केवल मैं आपको परिचय करवा रहा हूं, डिटेल बाद में बताऊंगा इसके बाद वाले लेक्चर में। परिकल्पना परीक्षण में महत्वपूर्णता स्तर जो है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा इजकल टू 0.05 या 0.01 का उपयोग होता है। फिर से देखिएगा, परिकल्पना परीक्षण में महत्वपूर्ण स्तर क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो जाएगा, है ना। अल्फा इजिकल टू 0.05 या 0.01 का उपयोग होता है, याद रखिएगा इसको। प्रकार 1 है ना, त्रुटि 1 आप कह सकते हैं, प्रकार 1 टाइप 1 एरर, इसमें गलतियां भी होती है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, यही है मुख्य चीज। सत्य यचो को अस्वीकार करना, जो यचो है नल हाइपोथेसिस है, जीरो परिकल्पना है, शून्य परिकल्पना है, अस्वीकार करना। अगर आपने उसको, अगर सत्य है, सत्य होते हुए भी, देखिए फिर से देखिएगा, टाइप 1 एरर क्या होता है कि जब किसी चीज को या कोई चीज सत्य है ना, उसको आप अस्वीकार कर रहे हैं, सत्य होते हुए भी अस्वीकार कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ फॉल्स पॉजिटिव कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, फॉल्स पॉजिटिव कहलाएगा। प्रकार 2 त्रुटि, टाइप 2 एरर क्या कह रहा है, असत्य H0 को, जो नल हाइपोथेसिस है, स्वीकार करना, असत्य को स्वीकार कर लेना, नल हाइपोथेसिस को स्वीकार कर लेना, फॉल्स निगेटिव है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको दर्शाया कैसे गया है, पी मान और विश्वास अंतराल से निर्णय ले। यदि P इज लेसर देन अल्फा, तो H0 या H0 अस्वीकार करें। अच्छा चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड। मैं पढ़ पढ़ के बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं अगर बहुत ज्यादा लेक्चर वाइज बताऊंगा तो शायद आपके भी समझ में ना आए, मेरे भी कम समझ में आएगा। मेरे क्यों कम समझ में आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा मैंने आपको समझा नहीं पाया। अच्छा जी, अब देखिएगा, यहाँ शून्य परिकल्पना H0 सत्य होने पर इसे स्वीकार नहीं किया जाता। यदि क्या है, फिर से देखते हैं इसको यार, एक मिनट। शून्य परिकल्पना H0 सत्य होने पर इसे स्वीकार नहीं किया जाता, तब क्या किया जाता भैया, कह रहे हैं बल्कि कहा जाता है कि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने के लिए, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है, इतना प्रमाण नहीं है कि शून्य परिकल्पना, जीरो या नल हाइपोथेसिस को हम क्या करें, अस्वीकार कर दें। अच्छा,
या यचनाट जिसे बोलते हैं अस्वीकार नहीं की जाती है। यह सांख्यिकीय परीक्षण की मानक भाषा है। सांख्यिकीय परीक्षण की एक मानक भाषा है, क्योंकि डेटा कभी पूरी तरह सिद्ध नहीं करता है। इन सब चीजों को डेटा पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं करता है। आगे चलिएगा, क्यों स्वीकार नहीं कहते हैं या करते हैं, सॉरी, चलिएगा। अब सांख्यिकीय विधि में एच नॉट डिफॉल्ट धारणा होती है। से मान लो पी मान है ना ग्रेटर देन अल्फा, जैसे 0.05 होने पर इसे अस्वीकार नहीं करते। स्वीकार शब्द भ्रामक है, क्योंकि अपर्याप्त डेटा से सत्यता सिद्ध नहीं होती है। जो डेटा अपर्याप्त है उससे आप सत्यता सिद्ध नहीं कर सकते। यह केवल वैकल्पिक परिकल्पना H1 के पक्ष में प्रमाण की कमी दर्शाता है। जो वैकल्पिक परिकल्पना है H1, उसके प्रमाण में कमी दिखाता है फ्रेंड। अच्छा, चलते हैं आगे हम लोग। व्यवहारिक उदाहरण क्या है? व्यवहारिक उदाहरण जो बता रहा हूं, उदाहरण देखिएगा। मान लीजिए क्या मानना है, दवा परीक्षण में H0, दवा परीक्षण में जो नल हाइपोथेसिस है H0 दवा का कोई प्रभाव नहीं है, दवा का उसमें कोई प्रभाव नहीं है। यदि P इक्वल टू 0.20, P इक्वल टू 0.20 है ना, ग्रेटर देन 0.05, तो कहे H0 को अस्वीकार करने का आधार नहीं मिला। अच्छा, H0 को अस्वीकार करने का आधार नहीं मिला, यह प्रकार सेकंड त्रुटि है। अच्छा, अगर देखिएगा H0 सत्य होने पर भी H1 स्वीकार ना करना, अगर H0 जो नल हाइपोथेसिस सत्य है और H1 में स्वीकार नहीं किया जाता है, तो क्या होता है, त्रुटि से बचाता है, सेकंड त्रुटि से बचा लेता है आपको। अच्छा जी, चलिए भैया आगे चलते हैं हम लोग। आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आ रहा होगा। बहुत लंबा टॉपिक लिया हूं, देखिए घंटों का वीडियो हो सकता है। टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, याद रखिएगा। इसके बाद टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन है। रिसर्च फ्रेंड स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं, आपको कोई चीज अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी। सारी चीजों को मैं नोट से बुक से पढ़कर ही पढ़ा रहा हूं, सारी चीजों को बना के, ठीक है। मुख्य उपकरण क्या है, प्रश्नावली है। अगर आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो क्वेश्चन पूछकर डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखिए लिखित प्रश्नों का सेट होता है, सो पूर्ण करने योग्य लिकर्ट स्केल और रेटिंग स्केल शामिल होती है। इसे कहते हैं क्वेश्चनर या प्रश्नावली, है ना। आगे देखते हैं साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल्स। क्या होता है इंटरव्यू शेड्यूल, संरचित या अर्धसंरचित। जो संरचित या अर्धसंरचित प्रश्न व्यक्तिगत या समूह का हो सकता है, साक्षात्कार के लिए चुनना। अच्छा, अगला देखिएगा अवलोकन उपकरण, ऑब्जर्वेशन टूल। अवलोकन उपकरण का मतलब क्या हो गया, यहाँ अवलोकन टूल्स, सॉरी ऑब्जर्वेशन टूल्स हो गया अवलोकन उपकरण। चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, व्यवहार सीधे दर्ज करने के लिए। मैं छोटा छोटा लिखा हूं, इसका बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया हूं, अभी बताऊंगा बाद में चल के। फोकस ग्रुप गाइड, है ना। फोकस ग्रुप गाइड क्या है, देखिएगा। फोकस ग्रुप गाइड समूह चर्चा के लिए प्रश्न सूची। जैसे समूह में लोग आते हैं इकट्ठा, चर्चा करते हैं, उसके लिए प्रश्न सूची। भाई इतने लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, अगर किसी विषय पे चर्चा करनी है, कुछ चीज पूछना है ना, तो हमें क्या उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लेना है, बना के रखना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन प्रो गूगल फॉर्म्स, सर्वे, सीटीओ जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सर्वे फॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एकत्र करते हैं। जैसे कुछ आपको पूछना है, गूगल पे जाइएगा, उस पर सर्च करिएगा, 99% आपको सटीक आंसर मिल जाता है। कुछ गलत होती है लेकिन मिल जाता है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप सुविधा जियो स्टैंपिंग और त्वरित विश्लेषण प्रदान करता है, याद रखिएगा फ्रेंड। चयन के सिद्धांत क्या है, उपकरण विश्वसनीय, रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और शोध संदर्भ के अनुकूल हो। अब पायलट स्तनिक आवश्यक मात्रात्मक शोध के लिए संरचित उपकरण चुने, गुणात्मक के लिए अर्ध संरचित। अच्छा जी, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हम लोग, यहां देखिएगा टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर बता रहा टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। भैया ऑब्जर्वेशन के प्रकार क्या है, ये भी होता है क्या। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, द रिसर्चर एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द ग्रुप एक्टिविटीज व्हाइल ऑब्जर्विंग। कह रहा शोधकर्ता समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अवलोकन करता है। तो शोध करता है,
वो समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अवलोकन करता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखिएगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिव्स विद अ विलेज कम्युनिटी टू स्टडी द रिचुअल फर्स्ट हैंड। क्या समझे आपने? क्या समझा आपने? उदाहरण में क्या बता रहा है कि एक निर्वंश विज्ञानी गांव के समुदाय के साथ रहकर उनकी रस्मों का प्रत्यक्ष अध्ययन करता है। कि भाई मान के चलिए कोई अमेरिका का आ गया, तो आ गया गांव में, देख रहा कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, ऐसे चीजों को क्या करता है वो एनालिसिस करता है रहकर। कैसे शादियां हो रही है, कैसे आप कह सकते हैं किसी की डेथ हो गई तो कैसे उसकी जो परंपरा है चल रहा है, ये सारी चीजों की स्टडी करता है वो। आगे चलते हैं। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है? नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है फ्रेंड? याद रखिएगा, इसमें कह रहा है रिसर्चर ऑब्जर्व विदाउट ज्वाइनिंग और इंटरफेयरिंग विद द ग्रुप। जो शोध करता है समूह में शामिल हुए बिना या हस्तक्षेप किए बिना क्या करता है? अवलोकन करता है। ना ही वो किसी समूह में शामिल हुआ और ना ही उसमें हस्तक्षेप किया, फिर भी अवलोकन कर लेता है, रिसर्च कर लेता है। अच्छा जी, एग्जाम्पल क्या है? अब साइकोलॉजिस्ट वॉच चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ पार्क फ्रॉम ए डिस्टेंस विदाउट इंटरेक्टिंग। कह रहा है कि एक मनोवैज्ञानिक पार्क में बच्चों को खेलते हुए देखता है। एक मनोवैज्ञानिक है, बच्चों को पार्क में खेलते हुए दूर से देख रहा है, बिना बातचीत किए ही वो क्या करता है? अवलोकन करता है, रिसर्च करता है। चलिए, आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। अगले पेज पे चलते हैं हम लोग, स्लाइड नंबर नेक्स्ट। यहां तो कुछ दिख नहीं रहा है। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन ये क्या होता है फ्रेंड? याद रखिएगा, ऑब्जर्वेशन आकर्स इन ए स्ट्रक्चर्ड लैब लाइक इन्वायरमेंट विद कंट्रोल्ड वेरिएबल्स। कहने का तात्पर्य अवलोकन संरचित प्रयोगशाला जैसे वातावरण में नियंत्रित चरों के साथ होता है। एग्जाम्पल बता दूं इसका आपको मैं। एग्जाम्पल देखिएगा, टेस्टिंग रिएक्शंस टू स्टिमुली इन अ लैब वेयर कंडीशंस लाइक लाइटिंग आर फिक्स्ड। अच्छा जी, कह रहा है कि प्रयोगशाला में प्रकाश जैसी स्थितियों को नियंत्रित रखकर उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहलाता है फ्रेंड। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहलाता है। चलिएगा, अगला क्या फ्रेंड? नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है? नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में also called the neutralistic, it happens in natural setting without manipulations। क्या हो गया? प्रति या प्राकृतिक रूप से अवलोकन, जिसमें प्राकृतिक स्थानों पर हेरफेर किए बगैर अवलोकन किया जाता हो। जैसे आप वृक्षों का अवलोकन कर रहे हैं, है ना, वृक्षों का रिसर्च कर रहे हैं या उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो बिना जंगल को डिस्टर्ब किए हुए, बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए, बिना कुछ काटे पीटे या बिना कुछ चेंज किए हुए आपको उसमें अवलोकन करना है ना, ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक, यहां क्या कह रहे हैं देखिएगा, एग्जाम्पल है स्टडीइंग बर्ड माइग्रेशन पैटर्न इन देयर वाइल्ड हैबिटेट विदाउट इंटरफेरेंस। कह रहा है कि अब जंगल में पक्षियों का प्रवास पैटर्न का अध्ययन। भाई पक्षी यहां से वहां क्यों चले गए? जैसे हमारे यहाँ पहले बहुत ज्यादा गिद्ध रहते थे, मेरे बचपन में बहुत सारे गिद्ध रहते थे, लेकिन अब इस समय कोई गिद्ध नहीं है। अगर इस पे आप रिसर्च कर रहे हैं तो ये कहने का मतलब है कि उनके बीच में उनके प्रवास के पैटर्न का अध्ययन करते समय आप बिना हस्तक्षेप किए हुए इस पे रिसर्च कर। चलिए, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। क्या कह रहे हैं? प्रश्नावली या क्वेश्चनर फिर आ गया है। प्रश्नावली क्वेश्चनर, ये पहले तो मैंने इसको सिंपल में बताया था, अब डिटेल्ड थोड़ा सा बताऊंगा आपको। यह है क्या? प्रश्नावली एक अनुसंधान उपकरण है। क्वेश्चनर क्या है? ये एक अनुसंधान या रिसर्च का उपकरण है, उपकरण मान सकते हैं आप इसको, जिसमें क्या पूर्व निर्धारित प्रश्नों का समूह होता है। पहले से निर्धारित कुछ क्वेश्चन रखे जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ या देखते हैं जब न्यूज चैनल वगैरह पे नेता वगैरह आते हैं तो क्या करते हैं, तो एंकर से बोलेंगे भैया इतने इतने क्वेश्चन पूछना, इससे ज्यादा प्रश्न मत पूछना, नहीं तो उत्तर नहीं दूंगा, मैं चला जाऊंगा। तो बेचारा क्या करता है, एंकर ऐसे बैठ जाता है, ठीक है ठीक सर ठीक है, उतना ही क्वेश्चन पूछता है। क्या कर रहे हैं? पूर्व निर्धारित प्रश्नों का समूह होता है, जिसे व्यक्तियों या समूहों से सांख्यिकीय डेटा, मत या तथ्य एकत्र करने के लिए वितरित किया जाता है। जैसे मान के चलिए एक क्या होता है, लंदन सांख्यिकी,
सोसाइटी द्वारा 1838 में विकसित। इसमें खुले प्रश्न, विस्तृत उत्तरों के लिए या बंद प्रश्न बहुविकल्पीय विश्लेषण के लिए होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि हाँ या ना में उत्तर दिए जाने वाला उत्तर, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कपिल शर्मा शो में ऐसे पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन शोधकर्ता इसे डाक। अब देखिएगा लेकिन क्या है, ये कई प्रकार का होता है। अब शोधकर्ता इसे डाक, ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से भेजते हैं, चाहे डॉक से भेजेंगे, ऑनलाइन भेजेंगे, व्यक्तिगत रूप से भेजेंगे, ताकि गोपनीयता और उच्च प्रतिक्रिया दर सुनिश्चित हो। लाभों में कम लागत और मानकीकृत डेटा शामिल हो, लेकिन कम प्रतिक्रिया दर या पक्षपाती शब्दावली जैसे चुनौतियां प्रबंधित करनी पड़ती हैं। उदाहरण स्वरूप ग्राहक संतुष्ट सर्वेक्षण, ग्राहक संतुष्ट सर्वेक्षण उत्पादन गुणवत्ता और सेवा के बारे में पूछता है, या विधि बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह सक्षम बनाती है, या डेटा संग्रह को सक्षम बनाती है, जो प्रवृत्ति विश्लेषण और निर्णय लेने में सहायक होती है। ठीक है, तो दो प्रकार क्या होता है, ये ओपन तौर पे क्वेश्चनर होता है, एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड जिसको हम डाक से या ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से कुछ चीजें क्वेश्चन लिख के भेजते हैं और उसका आंसर मिल जाता है। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहे हैं फ्रेंड, आगे कह रहे हैं ये अनुसूची, शेड्यूल क्या है, शेड्यूल क्या, व्हाट इज शेड्यूल, अनुसूची क्या है। यहां देखिएगा, अनुसूची अनुसंधान में एक औपचारिक प्रश्न सूची है, सॉरी, अनुसूची या जो शेड्यूल है अनुसंधान में एक औपचारिक प्रश्न सूची है, जिसमें उत्तरों के लिए खाली स्थान होते हैं, जिसे साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाताओं से डेटा एकत्र करने के लिए भरता है। प्रश्नावली से भिन्न, प्रश्नावली से अलग भिन्न साक्षात्कारकर्ता है इसे भरता है, जो स्मृति सहायता प्रदान करता है, यह एक रूपता निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। उदाहरण, कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में उपयोगी होता है। तो शेड्यूल क्या होता है, कम साक्षरता, जिस क्षेत्र में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वहां उपयोगी होता है, जैसे कंट्री साइड, रूरल एरियाज। अच्छा जी, फिर साक्षात्कार, इंटरव्यू आ गया, उसमें कई प्रकार होते हैं। क्या कह रहा है, अनुसंधान में साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण मौखिक वार्ता है। क्या है, जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, वो अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण उद्देश्यपूर्ण मौखिक वार्ता है, जो मौखिक रूप से पूछी जाती है, जिसमें साक्षात्कारकर्ता अच्छा उत्तरदाताओं से संरचित, अर्ध संरचित या असंरचित प्रश्न पूछकर गहन डेटा एकत्र करता है। अच्छा, प्रकार, संरचित क्या होता है, निश्चित प्रश्न होते हैं, असंरचित खुली चर्चा होती है। संरचित जो पहले से रची गई हो, है ना, वो क्या होती है कि पहले से ही बना के क्वेश्चंस वगैरह क्या करना, कैसे स्टैंड करना, कैसे डायलॉग मारना, कैसे किस चीज को बताना। और खुली चर्चा, असंरचित क्या मतलब क्या होता है, असंरचित का मतलब होता है खुली चर्चा। लाभ क्या होता है इससे, लाभ उच्च गुणवत्ता उत्तर, स्पष्टीकरण हानि समय ग्राही होता है, क्योंकि समय लगता है फ्रेंड इसमें, पूर्वग्रह। अच्छा, सामाजिक विज्ञान में उपयोगी, जैसे उपभोक्ता पसंद जानने के लिए, उपभोक्ता की क्या पसंद है इसको जानने के लिए। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। यहां देखते हैं हम लोग क्या है, टाइप ऑफ इंटरव्यूज, मैंने इंटरव्यू बताया तो टाइप ऑफ, है ना, क्या साक्षात्कार के प्रकार, टाइप ऑफ इंटरव्यू बता रहे हैं। क्या, स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू follows a rigid script with no क्या deviations in ensuring high reliability and quantitative analysis। क्या मतलब हो जाएगा कि मानकीकृत साक्षात्कार में कठोर स्क्रिप्ट का पालन होता है, मानकीकृत साक्षात्कार में कठोर स्क्रिप्ट का पालन होता है बिना किसी विचलन के। तो याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप ऑफ इंटरव्यू में स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू पहले नंबर का। अच्छा जी, एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं, एग्जाम्पल, मार्केट सर्वेज आस्किंग एवरी पार्टिसिपेंट द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वेर क्या वर्बेटिम। उदाहरण है, कोई बाजार में गए, सर्वेक्षण हो रही है प्रति व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये के ही क्वेश्चन पूछेंगे, तभी तो किसी मुद्दे को आप हल कर सकते हैं या किसी चीज का आंसर पा सकते हैं। जैसे भैया आप मंडी गए, मंडी में हजारों लोग होंगे, तो मंडी में संभव नहीं है सबसे प्रश्न पूछना, तो आप 10, 20, 50 लोगों से पूछेंगे, 100 लोगों से पूछेंगे, भैया आलू का रेट क्या है, धनिया का रेट क्या है ना,
तो इस प्रकार से आपको इस समय कौन सी सब्जियां खानी पसंद है सर्दियों के समय में, तो इसी प्रकार से सर्वे हो जाता है, अच्छा इंटरव्यू हो जाता है। आप देखते होंगे कि इसमें यूट्यूब वगैरह बहुत सारा सर्वे ऐसे हो रहा क्वेश्चन पूछ पूछ के। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसका स्ट्रक्चर हो, पहले से बना हो, क्या है, यूज ए फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस आस्किंग द सेम ऑर्डर फॉर ऑल रिस्पोंडेंट लाइक ए क्वेश्चनर। कह रहा संरचित साक्षात्कार में सभी उत्तरदाताओं से ही क्रम में निश्चित प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछ सकते हैं, जैसे पहले से ही निर्धारित हो कि हाँ ठीक है ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे प्रश्नों का आपको उत्तर देना। एग्जाम्पल क्या है, कह रहा जॉब इंटरव्यू विथ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कंसिस्टेंसी, नौकरी साक्षात्कार में एकरूपता के लिए मानक प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिएगा, आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके। हाँ, यहां देखते फ्रेंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड जिसे कोई स्ट्रक्चर ना हो, कहने का मतलब खुला वार्तालाप है ना। आप कह सकते हैं कि ओपन एंडेड कन्वर्सेशनल फॉर्मेट विद नो फिक्स्ड क्वेश्चंस अलाउइंग नेचुरल फ्लो। कह रहे असंरचित साक्षात्कार खुली वार्तालाप, असंरचित साक्षात्कार खुली वार्तालाप जैसे क्या है, शैली में होता है बिना निश्चित प्रश्नों के। शैली है आप कह सकते हैं रैली में, शैली में होता है ना, ये रैली में आप कह सकते हैं इसको। एग्जाम्पल है डिस्कसिंग लाइफ एक्सपीरियंस फ्रीली विद क्या मिनिमल गाइडेंस, जीवन अनुभव पर न्यूनतम मार्गदर्शन के लिए साथ स्वतंत्र चर्चा करना। चलिएगा, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रही है। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ये क्या होता है, कंबाइंस प्री डिफाइंड क्वेश्चंस, ये कंबाइंड होता है, प्री डिफाइंड क्वेश्चन होता है विथ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द फॉलो अप्स एंड प्रॉप्स। अच्छा जी, कह रहा अर्ध संरचित साक्षात्कार में पूर्व निर्धारित प्रश्नों के साथ अनुवर्ती प्रश्नों की लचीलापन होती है। पहले से जो प्रश्न निर्धारित होते हैं, जो आने वाली होती है, थोड़ा सा हल्के क्वेश्चंस हो जाते हैं, जैसे आप ये टीवी वगैरह के इंटरव्यू में देखते हैं। एग्जाम्पल है रिसर्चर आस्क कोर क्वेश्चन बट एक्सप्लोर द रिस्पॉन्सेस डीपली, जो शोधकर्ता होता है मुख्य प्रश्न पूछता है लेकिन उत्तरों की गहराई से जांच करता है, ये याद रखिएगा। ठीक, आशा करता हूं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड, हम लोग आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, यहां क्या कह रहे हैं फ्रेंड, संरचित साक्षात्कार स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। क्या है ये स्ट्रक्चर्ड, जो पहले से बना ही हो। संरचित साक्षात्कार कठोर प्रश्नावली का पालन करते हैं। फिर से देखिएगा, संरचित साक्षात्कार कठोर प्रश्नावली का पालन करते हैं, जिसमें हर प्रतिभागी में से एक समान प्रश्नावली या शब्दावली और क्रम होता है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे पूर्वाग्रह कम करता है, नौकरी चयन या बाजार अनुसंधान के लिए आदर्श विश्वसनीयता सुनिश्चित लेकिन गहन अन्वेषण सीमित होती है। तो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड आपके। हाँ, यहां देखते हैं क्या है, यहां अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है फ्रेंड, देखिएगा, जिससे कोई स्ट्रक्चर ही ना हो। आप ऐसे समझिएगा, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब जिसे कोई स्ट्रक्चर ना हो, जिसे असंरचित कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, असंरचित, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। साक्षात्कार अनौपचारिक बातचीत जैसे होते हैं, जिसमें न्यूनतम संरचना होती है, उत्तरदाताओं को स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति होती है, वो स्वतंत्र होते हैं कि अपने हिसाब से क्या करें, उत्तर दे सकते हैं। साक्षात्कारकर्ता उभरते विषयों पर ढीला मार्गदर्शन करता है, गुणात्मक अनुभव जैसे नौ विज्ञान के लिए आदर्श लाभ, समृद्ध डेटा संबंध को बताता है, निर्माण करता हानि समयग्राही विश्लेषण कठिन अच्छा होता है इसका, अप्रत्याशित अंतर्दृष्टि खोजने के लिए, जैसे मनोविज्ञान में व्यक्तिगत अनुभव के लिए ऐसी चीजें होती हैं, या ऐसे ये सारी चीजें मिलती हैं। चलिएगा आगे है, क्या कह रहे हैं फ्रेंड, यहां देखिएगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, सेमी अर्ध संरचित, आधा बनाया हुआ आधा ऐसा। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है, देखिएगा फ्रेंड, इंटरव्यू यूज ए गाइड विद की क्वेश्चंस। अच्छा छोड़िए इसको। अर्थ संरचित साक्षात्कार मुख्य प्रश्नों की मार्गदर्शिका का उपयोग करते हैं, कुछ
क्या है, मार्गदर्शिका है, उसका उपयोग करते हैं। लेकिन साक्षात्कारकर्ता को उत्तर के आधार पर क्रम बदलने, अन्वेषी प्रश्न जोड़ने या विषयोत्तर का अनुसरण करने की अनुमति देते हैं। यह गुणात्मक विधि संरचना और क्या है, खुलापन का संतुलन बनाती है, ताकि लगता है कि हाँ कोई प्रेशर नहीं है। सामाजिक विज्ञान या बाजार अनुसंधान के लिए आदर्श लाभ, गहराई, तुलनात्मक क्या है, अनुकूलन, हानि विश्लेषण, जटिलता के लिए यूज होता है। उदाहरण के तौर पर नौकरी संतुष्टि पर प्रश्नों के साथ विशिष्ट अनुभव पर अनुवर्ती सूक्ष्म डेटा संग्रह के लिए लोकप्रिय होती है। तो सेमी स्ट्रक्चर का मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि अर्ध संरचित अर्ध संरचित है ये, जिसे सेमी स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। अर्ध आधा। हाँ बस आगे चलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं फ्रेंड, चलिएगा आगे चलते हैं हम लोग। सो फ्रेंड खत्म हुआ आपका ये, आशा करता हूं समझ में आया होगा। फ्रेंड अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट ट्राई टू फॉरगेट सपोर्ट मी बिकॉज जस्ट आई एम वर्किंग यार फॉर यू। मैं भी आपके लिए कुछ कर रहा हूं, आप भी मेरे लिए कुछ करिए यार। इस ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए, आप बढ़ाइए यार। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।